बहू, मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती। तुम चावल खा लो और मुझे ये रोटी दे दो। शारदा जी अपनी बहू सुनीता को बोल ही रही थी कि तभी उनके बेटे संजय ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, माँ, 2 दिन से सुनीता को भी बहुत खांसी जुकाम हो गया है, तो आप उसको रोटी खा लेने दीजिए और आप चावल खा लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है रोटी खाने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए तो घंटे भर बैठकर खाती रहती हैं। इतनी देर तक कोई खाना खाता है क्या? बेटी की बातें सुनकर शारदा जी को बहुत बुरा लगा। सोचने लगी कि उसे अपनी माँ को की जरा भी परवाह नहीं है। पत्नी को खांसी जुकाम हो गया तो उसकी तो उसे चिंता इतनी है, लेकिन माँ को 1 हफ्ते से जुकाम खांसी बुखार सब हो रहा है, पर एक बार पूछा तक नहीं कि माँ कैसी हो। क्या शादी हो जाने के बाद बेटे के लिए माँ की कोई वैल्यू नहीं होती? आज शारदा जी को अपने पति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मोहन जी शारदा जी का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने कभी अपनी माँ का भी अपमान नहीं किया। जितना सम्मान वो पत्नी को देते थे, उससे कहीं ज़्यादा अपनी माँ को सम्मान देते थे। इस बात के लिए शारदा जी की सासू माँ को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था। लेकिन पता नहीं संजय के अंदर ये सब ऐब कहाँ से आ गए। वो सोच ही रही थी कि तभी संजय फिर से बोला, माँ, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप दाल चावल खा लो और जाओ यहाँ से। फालतू में हमारा दिमाग खराब मत करो। तो शारदा जी ने चुपचाप दाल पी ली और वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर चावल खा लेती तो फिर खास कर परेशान हो जाती। इसलिए उन्होंने चावल नहीं खाया और वहाँ से उठकर चली गई। शारदा जी की एक सहेली थी सुमित्रा, जो कि बहुत ही अच्छी थी। जब कभी भी शारदा जी और सुमित्रा पार्क में मिलती तो सुमित्रा जी हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आती। इसलिए शारदा जी को कोई भी परेशानी होती तो अपने बेटे बहू से ना कहकर सुमित्रा को सब कुछ बता दिया करती, और सुमित्रा जी भी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती। अब भी जब शारदा जी की तबीयत खराब हुई तो उनकी दवाई का इंतजाम सुमित्रा जी ने ही किया। जब 2-3 दिन के बाद शारदा जी को कुछ आराम मिला तो वो पार्क में टहलने गईं। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद सुमित्रा जी ने कहा, शारदा, मैं इस बार महाकुंभ स्नान के लिए जा रही हूँ। आखिर इतने सालों के बाद आया है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसलिए तुम बताओ, क्या तुम भी चल रही हो हमारे साथ? महाकुंभ में स्नान की बात सुनकर शारदा जी के चेहरे पर भी चमक आ गई। उन्होंने कहा, सुमित्रा, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, हम लोग कैसे जाएंगे? अरे मैं हूं ना, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे बेटे बहू की जान पहचान वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, जो हमें आराम से महाकुंभ में स्नान करवा देंगे। तो शारदा जी ने कहा, सुमित्रा, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे बेटे बहू तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देते, रोज तुमसे फ़ोन पर बातें करते हैं। और एक मेरा बेटा है जो पास होते हुए मुझसे बात तक नहीं करता, और जब बात करता है तो हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है। हाँ शारदा, तुम सही कह रही हो, मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। उन दोनों ने तो मुझे कई बार अपने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी धरती पर रहकर इस दुनिया से विदा होना चाहती हूँ। सुमित्रा जी की बात सुनकर शारदा जी की आंखें भर आईं। तो सुमित्रा जी ने कहा, शारदा, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। हम दोनों सहेलियां एक साथ रहेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम अपने बेटे बहू के अपमान सहती रहती हो। देखो शारदा, हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। ठीक है सुमित्रा, आज मैं घर जाकर अपने बेटे बहू से बात करती हूँ महाकुंभ स्नान के लिए, और फिर तुम्हें बताती हूँ। कहकर शारदा जी पार्क से वापस आ गईं। लेकिन जैसे ही गेट पर पहुंची तो बहू वही गेट पर खड़ी थी और कहने लगी, आ गई महारानी घूमकर। घर में कुछ काम करने के लिए कह दो तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और पार्क में घूमने के लिए रोज निकल जाती हैं, तब इनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। बहू की बात सुनकर शारदा जी को एकाएक ही सुमित्रा जी की बात याद आई कि बोलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठा लेते हैं। सोचते हुए शारदा जी ने कहा, बहू ऐसे क्यों कह रही हो, घर का सारा काम तो करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब तो मैं ही करती हूँ। अगर फिर भी कोई काम रह जाता है तो बता दोगी तो वो भी कर दिया करूँगी, लेकिन इस तरह से ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। शारदा जी की बातें सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आ गया। माँ जी आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हैं, अगर आप चुप रहोगी तो वही आपके लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर पर पड़कते हुए सुनीता अपने कमरे में चली गई, लेकिन शारदा जी को थोड़ा सा बोलकर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था।
वैसे तो शारदा जी हमेशा अपने मन की बात मन में ही दबा लिया करती थी। आज पहली बार उन्होंने बहू के सामने कुछ बोला था जो बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाम को जैसे उनका बेटा संजय ऑफिस से घर आया तो बहू रोने का नाटक करते हुए बोली, संजय तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। पत्नी को इस तरह रोते हुए देखकर संजय गुस्सा हो गया, आगे कुछ नहीं सुना और सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ आपकी हिम्मत कैसे हुई सुनीता की बेइज्जती करने की? आप जानती हैं ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसे रोते हुए देखकर मुझे कितना बुरा लगता है, फिर भी आज वो आपकी वजह से रोई। माँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आपने। आज हो गया सो हो गया, आइंदा से अगर आपने सुनीता की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा तुझसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता जिसे सिर्फ अपनी बीवी की तकलीफ दिखाई देती है। माँ मरे या जिए उससे कोई मतलब ही नहीं। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा है कि मेरा कोई बेटा ही ना होता। शारदा जी ने बेटे की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो संजय ने गुस्से से शारदा जी के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहा, माँ आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। अपनी औकात में रहो वरना मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए आगे से सुनीता को कुछ बोलने से पहले इस थप्पड़ को अच्छे से याद कर लेना। आपकी सारी अकड़ अपने आप ही बाहर आ जाएगी। बेटे का व्यवहार देखकर शारदा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली, संजय तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बीबी के कहने में आकर तुमने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया। इस बात का तुम्हें एक न एक दिन अफसोस जरूर होगा। देखना अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं दिलाया तो मैं तुम्हारी माँ नहीं। आज तक तुमने अपनी माँ का सिर्फ प्यार ही देखा है। शारदा जी ने गुस्से में कह तो दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, वो कभी अपने बच्चों से नफरत कर ही नहीं सकती। शारदा जी ने उस समय गुस्से में तो बोल दिया था, लेकिन फिर शांत हो गई और उनके तरह से शांत हो जाने से बहू को और बढ़ावा मिल गया और सुनीता अपनी सासू माँ को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। धीरे धीरे 3-4 दिन गुजर गए। अगले दिन शारदा जी सुमित्रा जी से मिलने के लिए पार्क में गई तो सामने सुमित्रा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू भी आ गए। क्या हुआ शारदा, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? देखो शारदा, पहले तुम थोड़ा पानी पियो और फिर मुझे बताओ क्या हुआ है। तो शारदा जी ने पानी पीकर कहा, जिस दिन मैं यहाँ से घर गई थी तो बहू मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैंने भी उसकी बात का जवाब दे दिया और वही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। जब शाम को बेटा ऑफिस से घर आया तो पता नहीं बहू ने उसे क्या कहा कि वो सीधा ही मेरे कमरे में आकर मुझसे झगड़ा करने लगा और उसी झगड़े में उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। कहते कहते शारदा जी फूट फूट कर रोने लगी तो सुमित्रा जी ने उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी ने कहा, देखो शारदा, अब तुम मुझसे दूर ही रहना तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली इतनी कमज़ोर है। वो अपने बेटे से पीट कर आ जाएगी। अरे अगर उसने तुम्हें एक तमाचा मारा था तो तुम्हें उसको उल्टे 2 तमाचे जड़ने थे, उसकी अकल अपने आप ठिकाने पर आ जाती। पर नहीं, मैडम जी तो अपने बेटे से पीट कर चुपचाप शांत बैठ गई। वाह बहन, कितना अच्छा काम किया तुमने। सुमित्रा जी ने पीछे हटते हुए कहा तो शारदा जी माफ़ी मांगते हुए बोली, सुमित्रा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, वैसा कभी नहीं होगा। अब तेरी शारदा कमज़ोर नहीं बल्कि बहादुर बनकर दिखाएगी। बस करो शारदा, मेरे सामने ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम बाकी औरतों के लिए क्या नेगेटिव सोच रखने की कोशिश कर रही हो कि उनको अपने बेटों से पीट कर चुपचाप शांत होने देना चाहिए? अगर बेटे बहू अपने घर के बुजुर्गों पर अत्याचार कर रहे हो तो उन्हें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए बल्कि शांत रहना चाहिए। देखो शारदा, आज से तुम मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मुझे मेरे साथ ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू इतना परेशान कर रहे हैं और तुम चुपचाप सब कुछ सुनती रहती हो, उनके अत्याचार सहती रहती हो। तुम्हारा हमेशा से यही रहा है। आखिर इस तरह शांत रहने का नाटक कब तक चलेगा? अब तो होश में आ जाओ। आज उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, कल को तुम्हें मार कर ही कहीं फेंक देगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सुमित्रा जी की बातें आज शारदा जी को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रही थी और सुमित्रा जी चाहती भी यही थी कि शारदा आज पूरी तरह से टूट जाए, क्योंकि वो आज जितनी बुरी तरह से टूटेगी कल को आगे चलकर उतनी मजबूती से खड़ी हो पाएगी। शारदा जी फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर के बाद सुमित्रा जी ने उसे गले से लगाते हुए शांत कराया। देख शारदा, आज के बाद अगर तूने अपने सम्मान के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो फिर दोबारा मुझसे कभी मिलने के लिए मत आना। मान लेना जैसे मोहन भाई साहब तुझे छोड़कर चले गए वैसे ही मैं भी तुझे छोड़कर चली गई। नहीं सुमित्रा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आगे से तुम्हें ये शारदा कभी नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि एक दूसरी शारदा दिखाई देगी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, जो अपने सम्मान के लिए सबके सामने खड़ी हो जाएगी
और उनका मुकाबला करेगी। शारदा जी का कॉन्फिडेंस देखकर आज सुमित्रा जी को अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बैग से शारदा जी के लिए हलवा निकाला और उसे खाने के लिए दे दिया। आज वो उनके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई थी, क्योंकि ठंडियों में शारदा जी को गाजर का हलवा ही अच्छा लगता था। हलवा खाने के बाद सुमित्रा जी ने कहा, अच्छा शारदा, अब ये बताओ कि तुमने अपने बेटे बहू से महाकुंभ स्नान के बारे में बात की या नहीं? नहीं सुमित्रा, अभी तक तो मैंने बात नहीं की कर पाई उनसे। मैंने तुम्हें सब कुछ तो बताया है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ आज मैं उन लोगों से इस बारे में बात करके रहूंगी। हाँ ठीक है शारदा, चलो अब घर चलते हैं। कहते हुए सुमित्रा जी ने शारदा को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके घर पर छोड़ दिया। जब शारदा सुमित्रा की गाड़ी से बाहर निकली तो उनकी बहू सुनीता मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। शारदा जी ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा तुम तो रोज ही मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती हो, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाती हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। सुमित्रा जी ने मना तो बहुत किया, लेकिन शारदा जी के बहुत जिद करने पर उसका मन रखने के लिए घर के अंदर चली गई। शारदा और सुमित्रा जी दोनों किचन में खड़ी होकर बातें भी कर रही थी और साथ साथ चाय भी बना रही थी, जिसे देखकर सुनीता को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो तरह तरह से मुंह बना रही थी। तो शारदा जी ने कहा, बहू अगर तुमसे देखा नहीं जा रहा तो तुम अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती? यूं आड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रही हो? हमारी चाय को नजर लगाओगी क्या? अपनी सासू माँ के मुंह से इतना सब सुनने के बाद सुनीता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उनकी सहेली क्या घर में आ गई, इनके तो पंख ही निकल आए हैं। आने तो संजय को, फिर मैं बताती हूँ कौन किसको नजर लगाएगा। सोचते हुए सुनीता मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। तो आज सुमित्रा जी को ये देखकर अच्छा लगा कि शारदा जी ने अपने लिए स्टैंड लिया। दोनों ने आराम से हॉल में बैठकर चाय पी और उसके बाद सुमित्रा जी अपने घर चली गईं। तो इधर शारदा जी ने मन ही मन सोचा कि पहले तो वो बहू से आराम से बात करेंगी, अगर वो नहीं मानी तो फिर उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सोचते हुए शारदा जी ने अपनी बहू को आवाज दी, सुनीता बहू जरा हाल में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सुनीता अपने कमरे से चिल्लाते हुए बोली, अगर आपको बात करनी है तो मेरे कमरे में चले आइए, मैं वहां नहीं आने वाली। तो शारदा जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, किसी अच्छी चीज के लिए बात करनी है तो मैं ही उसके रूम में चली जाती हूँ। सोचते हुए शारदा जी बहू के कमरे में चली गई। बहू, मुझे महाकुंभ में स्नान के लिए जाना था। तुम तो जानती हो मेरी उम्र हो गई है और दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए शारदा जी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुनीता ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, माँ जी, महाकुंभ जाने से पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? बहू, मैं नहीं जानती, कुछ भी करके मुझे इस बार महाकुंभ जाना है। अभी तुम्हारे पास 10 दिन है, क्योंकि 10 दिन के बाद मैं सुमित्रा के साथ महाकुंभ स्नान के लिए जाऊंगी। अगर वहां जाने का इंतजाम तुम कर दोगी तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शारदा जी की बात सुनकर बहू ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी जी आप मुझे धमकी दे रही हैं? आने दो संजय को, फिर मैं बताती हूँ आपको। लगता है पिछली बार का प्रसाद आप भूल गई हैं, दोबारा से आपको प्रसाद की जरूरत है। बहू, वो प्रसाद तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इसीलिए अब वो प्रसाद में अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों को देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। बस कीजिए माँ जी, अब अपनी बकवास बंद कीजिए और चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। बहू, मैंने कोई बकवास नहीं की है, जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सच कहा है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, अपने पति संजय को बता देना। सुनीता को अपनी सासू माँ के ये तेवर देखकर बहुत ही हैरानी हो रही थी, लेकिन शारदा जी के चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। आज उन्हें बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उन्होंने अपने दिल का गुबार हल्का कर दिया हो जो वर्षों से भरा हुआ था। लेकिन इधर सुनीता का तो चैन ही उड़ गया था। शारदा जी का ये रूप देखकर उसको तो बस संजय के आने का इंतजार था। शारदा जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। आज उन्होंने रात का खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि उनका पेट तो भर चुका था। थोड़ी देर बाद संजय ऑफिस से घर आया तो सुनीता ने संजय को सारी बातें बताई, जो उसे भी सुनकर हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ तो हमेशा शांत थी, फिर आज वो इतना कैसे बोल गई। थोड़ी देर बाद पत्नी की बातें सुनने के बाद संजय ने कहा, सुनीता जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। तो जब सुनीता उठकर किचन में गई तो जाकर देखा कि खाना तो बना ही नहीं था। ये देख सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी बाहर आओ, आपने आज खाना क्यों नहीं बनाया? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जैसे ही संजय ऑफिस से घर आता है
तो उसे तुरंत ही खाना चाहिए होता है, फिर भी आपने खाना नहीं बनाया। सुनीता बहू, मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कह रही हो, जरा मेरे कमरे में आकर बताना। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुनीता दंदनाते हुए कमरे में आ पहुंची और उन पर चिल्लाने लगी। तभी शारदा जी ने कहा, बहू आज से मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, मेरे महाकुंभ जाने की व्यवस्था कर देना, नहीं तो फिर देख लेना। हाँ देख लेंगे बुढ़िया, क्या करोगी तुम। कहते हुए सुनीता कमरे से बाहर निकल गई और जाकर खाना बनाने लगी। अब शारदा जी घर का कोई काम नहीं करती, जिसके कारण सुनीता पूरे दिन बड़बड़ाती रहती। धीरे धीरे करके एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन बेटे बहू ने शारदा जी से महाकुंभ स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। वो शारदा जी ने अपने बेटे बहू से कहा, तो फिर संजय और सुनीता, तुम दोनों ने क्या सोचा, मेरे महाकुंभ स्नान की व्यवस्था की या नहीं? माँ जी, ये क्या आपने महाकुंभ की रट लगा रखी है? शरीर में दम है, नहीं जाओगी महाकुंभ स्नान के लिए? बहू ने चिल्लाते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, बहू मेरे शरीर में दम है या नहीं ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है, तुमसे तो बस जो पूछा है वो बताओ। तभी संजय ने कहा, माँ मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं जो आपके फालतू में घूमने के लिए खर्च करूं। तो फिर ठीक है बेटा, अभी तक मैं तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए बेटा, अब यहाँ पर जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और तुम दोनों होगे। संजय बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग मेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दोगे, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा था। बेटा, शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि ये मकान आज भी मेरे नाम पर है, इसलिए इस मकान पर पूरा मेरा अधिकार है। तुम लोगों ने मेरे चुप रहने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम दोनों ने मेरी ममता को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, मुझे हमेशा दुख तकलीफ दिए। इसलिए अब बस और नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और तुम तुरंत मना कर देते हो। तो बेटा, आज से तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। तुम अपना सामान पैक करो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि बेटा मैंने ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दिया है और कल वो लोग मुझे एडवांस देकर भी चले गए हैं। इसलिए मेरे महाकुंभ में स्नान की व्यवस्था तो हो गई, अब तुम लोग अपनी व्यवस्था देख लो, कहाँ और कैसे रहना है। और वैसे भी संजय बेटा, तुम तो अपने ससुराल वालों की तारीफ करते हुए नहीं थकते, तो ऐसा करो ना, कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में रह लो और फिर उसके बाद अपने लिए किराए का मकान देख लेना। तभी बहू ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे अपनी मम्मी के घर, और मेरे घर वालों को इसमें कोई इतराज़ भी नहीं होगा, वो हमें हमेशा के लिए रख लेंगे। अरे बेटा, मैंने कब कहा कि तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ होगा। तुम आराम से अब सामान पैक करो और अपने माँ बाप के घर में आराम से रहो। लेकिन संजय बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेहमान बनकर जाने में और हमेशा रहने के लिए जाने में बहुत फ़र्क होता है, और तुम्हें इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सुनीता मुंह बनाते हुए सामान पैक करने के लिए चली गई। तभी संजय ने कहा, माँ आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ठीक है बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अब अपनी चिंता करो कि वहाँ कैसे रहना है। अरे माँ, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं वहाँ पर बहुत खुश रहूँगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब तू वहाँ पर रहेगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। हाँ माँ ठीक है। बड़बड़ाते हुए संजय अपने कमरे में चला गया और अगले ही दिन बहू संजय के साथ अपने मायके चली गई। बेटे बहू के जाने के बाद शारदा जी उदास मन से अपनी सहेली सुमित्रा से मिलने पार्क में गई और बोली, सुमित्रा मैंने अपने बेटे बहू से घर खाली करवा लिया है और मेरी बहू बेटे को लेकर मायके चली गई। हाँ ठीक है शारदा, इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है, देखना तुम वो लोग बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहू को लगता है उसके मायके वाले उसको और उसके पति को जिंदगी भर अपने साथ रख लेंगे, तो ये उसकी गलत फहमी है। उसकी भाभी तो उसे एक हफ्ते भी घर में नहीं रहने देंगी, तुम देख लेना। अच्छा अब छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ महाकुंभ के लिए चल रही हो ना? हाँ हाँ सुमित्रा, मैं भी चलूँगी। वो जो मैंने किराएदार रखे हैं ना, उन्होंने मुझे एडवांस में किराया दिया है, लेकिन ये बताओ हम लोग चलेंगे कैसे? तो सुमित्रा जी ने कहा, शारदा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बेटे बहू भी कल सुबह आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही चलेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, जाने आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और रुकने की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब ये बताओ चलना कब है? तो सुमित्रा जी ने कहा, परसों चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलने की तैयारी भी करनी है, कहकर शारदा जी अपने घर वापस आ गईं और आराम से खा पीकर सो गईं, क्योंकि अगले दिन सुबह किराएदार अपना सामान लेकर आने वाले थे। सुबह 8 बजे उधर सुनीता अपने मायके आराम से सोफे पर बैठी थी और संजय छत पर टहल रहा था। तभी उसकी भाभी ने आकर पूछा, सुनीता तुम कब तक के लिए आई हो? दरअसल हम लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं।
इसीलिए पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पर कब तक रहोगी। तो सुनीता ने बहुत ही रूखे लहजे में जवाब दिया, भाभी आपको महाकुंभ जाना है तो जाइए ना, इसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है कि मैं यहाँ पर कब तक रहूँगी। अरे ये मेरा भी तो घर है, मैं जब तक चाहूँ तब तक रह सकती हूँ। सुनीता का अपनी भाभी से इस तरह बात करना सुनीता की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, सुनीता ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का, वो तुमसे बड़ी हैं, थोड़ा तमीज से बात किया करो उनसे। सिर्फ तुमसे इतना ही तो पूछा है कि तुम कब तक यहाँ रहोगी, तो तुम उसका सीधा सा जवाब भी दे सकती थी। अपनी माँ की बात सुनकर सुनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको क्या जवाब दे, क्योंकि सासू माँ ने उन दोनों को घर से निकाल दिया है। मम्मी जाने दीजिए ना, जब तक रहेगी तब तक रह जाएगी। सुनीता की भाभी ने उसकी माँ कावेरी को टोकते हुए कहा, नहीं बहू, बात रहने या न रहने की नहीं है। अरे ये जब हम लोगों से इस तरह बात कर रही है तो फिर अपनी सास से किस तरह बात करती होगी, उन्हें कितना परेशान करती होगी। वो तो बेचारी बहुत ही सीधी सादी है। मम्मी आपकी बेटी यहाँ पर है लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं है, और वो बुढ़िया जो आराम से घर में सो रही होगी आपको उसकी फिक्र हो रही है। आपको कुछ पता भी है कि उसने हम दोनों के साथ क्या किया है। उस बुढ़िया ने हमें घर से निकाल दिया है और आप उसी के गुणगान गा रही हैं। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ और भाभी दोनों हैरान रह गईं। कावेरी जी ने कहा, पक्का बेटी तुमने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से शारदा जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, वरना वो अपने बच्चों को घर से निकाल दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तुम सीधे सीधे बताओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। तो सुनीता ने कहा, वो महाकुंभ में स्नान के लिए जाना चाहती थी लेकिन मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने मुझे और संजय को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीता ने अपनी माँ को बस इतना ही बताया जितना उसके पक्ष में होना चाहिए था। उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि संजय ने उन पर हाथ उठाया और उसने भी उन्हें उल्टा सीधा कहा, सुनीता बेटा बात इतनी तो नहीं होगी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर संजय अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों चला आया। क्या उसे अपने ससुराल में रहते हुए शर्म नहीं आएगी? उसका कोई आत्मसम्मान है भी या नहीं? मम्मी आप ये संजय के बारे में कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे पति हैं और जहाँ मैं रहूँगी वहीं तो वो भी रहेंगे ना। बेटी की बातें सुनकर कावेरी जी सोचने लगी कि ये कैसा लड़का है जिसको अपने ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। धीरे धीरे करके ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। अब संजय भी वहीं से अपने काम पर जाने लगा। एक दिन दोपहर में सुनीता की भाभी ने कहा, सुनीता जरा किचन में आकर मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, क्योंकि मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो सुनीता चिल्लाते हुए बोली, भाभी मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी मदद करने के लिए आऊँ। खाना बनाने के बाद भी तो आप जा सकती हैं। कौन सा तुम्हारी माँ इतनी देर में मर जाएगी। सुनीता का इतना बोलना हुआ कि उसकी माँ कावेरी जी ने उठकर एक जोरदार तमाचा सुनीता के गाल पर जड़ दिया। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? बहू की माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तो तुमसे मदद मांग रही थी। माँ आज आपने भाभी की वजह से मुझ पर हाथ उठाए, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर सुनीता की भाभी किचन के बाहर आई। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? सुनीता शादीशुदा है, उस पर इस तरह से हाथ उठाना अच्छी बात नहीं। बहू बच्चे की शादी हो या ना हो, अगर बच्चा गलती करता है तो उसे सही करना माँ का फर्ज होता है, और सुनीता ने गलत बोला है इसलिए उसे ये थप्पड़ मारना बहुत ज़रूरी था, ताकि आगे से किसी के लिए कुछ भी गलत कहने से पहले 10 बार सोच ले। काश मैंने थप्पड़ बहुत पहले मार दिया होता तो आज ये यहाँ पर नहीं बैठी होती, अपने ससुराल में आराम से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी काट रही होती। आज सुनीता भी मन ही मन सोच रही थी कि आज मेरी माँ के थप्पड़ से मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो फिर जब संजय ने मेरी बातों में आकर अपनी माँ पर हाथ उठाया था तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। इस बात का एहसास आज सुनीता को हो रहा था। सोचने लगी कि अपने ससुराल में कितनी खुश थी। मैं उस घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता था, सारे काम उसकी सास आराम से कर लेती थी। यहाँ से 100 गुना अच्छा ससुराल था। लेकिन अभी भी सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया, ये बात सुनीता ने संजय को भी नहीं बताई। शाम को जब संजय घर वापस आया तो उसने देखा कि सुनीता का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। उसने सुनीता से पूछा, सुनीता तुमने कुछ खाया या नहीं? अगर तुमने खाना खा लिया है तो मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। तो सुनीता ने कहा कि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया। संजय किचन में सुनीता के लिए खाना लेने गया तो उसने देखा कि भाभी अपने लिए खाना निकाल रही थी। उसने कहा, भाभी सुनीता ने
के लिए खाना लगा दीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको खाना खिलाकर मैं दवाई दे देता हूँ। तो सुनीता की भाभी ने कहा, संजय जी, माँ जी ने सुनीता से खाना खाने के लिए पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए माँ जी ने उनके लिए रोटी नहीं बनाई। और मैं तो अभी भी हॉस्पिटल से आई हूँ, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि दोपहर को मैं बिना खाए ही हॉस्पिटल चली गई थी। एक काम करो, ये थोड़ी सी दाल चावल रखे हैं, यही ले जाकर सुनीता को खिला दो और उसे दवाई दे दो। आज संजय को याद आ रहा था कि कैसे उसने सुनीता के लिए अपनी माँ की थाली से रोटी निकाल ली थी, लेकिन आज भाभी के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ दाल चावल लेकर वहां से चला गया। सुनीता को तो उसने दाल चावल खिलाकर दवाई देकर सुला दिया, लेकिन आज संजय भूखा ही रह गया। इधर शारदा जी अपनी सहेली सुमित्रा व उनके बेटे बहू के साथ महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच गईं। जैसे ही महाकुंभ नगरी में प्रवेश किया तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई हो। शारदा जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। इधर जब सुनीता सुबह सो कर उठी तो उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने संजय से कहा, संजय एक काम करते हैं, हम माँ जी से माफ़ी मांग लेते हैं और अपने घर चलते हैं, और अगर माँ जी फिर भी हमें माफ़ नहीं करती तो फिर हम किराए का मकान देख लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। संजय सुनीता की बात से पूरी तरह सहमत था क्योंकि वो भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसका और उसकी पत्नी का यहाँ रहना किसी को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वहाँ से जाना ही उसके लिए अच्छा है। सुनीता एक काम करते हैं, कल संडे है, माँ अभी महाकुंभ गई है तो हम सुमित्रा आंटी को फ़ोन करते हैं और उनसे पता करते हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं। फिर हम लोग भी वहीं महाकुंभ चलकर स्नान करके माँ से माफ़ी मांगेंगे ताकि हमारे पाप भी धुल जाएंगे। ठीक है जी, जो भी करना है करो, लेकिन अब यहाँ नहीं रहना, सुनीता ने कहा। तो संजय ने सुमित्रा जी के पास फ़ोन मिलाया और बोली, आंटी जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, हमें अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया है, हम दोनों माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी आज महाकुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं, क्या पता महाकुंभ में स्नान करने के बाद हमारे पाप कुछ कम हो जाए। तो सुमित्रा जी ने कहा, सच में माफ़ी मांगना चाहते हो या फिर घर वापस आने के लिए नाटक कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी को अपने मायके का बहुत घमंड था ना, फिर अब वहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों को इतनी जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया? आंटी जी, सच में हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये देख संजय, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ शारदा जी तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। जिस दिन से तुम्हें घर से बाहर निकाला है उसी दिन से उनके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है। पर हाँ, इस बार शारदा जी का दिल दुखाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अभी बताओ तुम कब आ रहे हो? तो संजय ने कहा कि हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन काट दिया। पर सुमित्रा जी ने शारदा जी को उनके बेटे और बहू के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। अगले दिन शारदा जी सुमित्रा जी व उनके बेटे बहू के साथ जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो शारदा जी ने देखा कि उनके बेटे बहू सामने खड़े हैं। शारदा जी ने दोनों को इग्नोर करने की कोशिश की और वहां से जाने लगी। तभी संजय और सुनीता दोनों शारदा जी के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे। माँ, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो शारदा जी का दिल भर आया, लेकिन सोचने लगी कि अगर इतनी जल्दी इन्हें माफ़ कर दिया तो ये लोग फिर से मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, इसीलिए उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई। तभी सुमित्रा जी उन्हें रोकते हुए कहा, शारदा, दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए इन्हें इस बार माफ़ कर दो। और जैसा कि मैंने तुमसे हमेशा से कहा है कि गलती इसमें तुम्हारी भी है, तुमने इनके अत्याचार सहे ही क्यों, इसलिए अब इतनी पावन नगरी पर ये लोग तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, तो इस बार इन्हें माफ़ कर दो। और उनकी किस्मत तो देखो, ये लोग महाकुंभ के स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे थे और किस्मत इनको खुद यहाँ तक खींच कर ले आई। शारदा कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। देखो, इन लोगों का आना इनकी किस्मत में लिखा था, लेकिन जरिया तुम बनी, तुम्हारी वजह से ही ये लोग महाकुंभ में स्नान कर पाए हैं, इसलिए मेरे कहने पर प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो। शारदा जी ने कहा, सुमित्रा बहन, मैंने इन्हें सज़ा कब दी थी? मैंने तो इनको माफ़ कर ही रखा था, वो तो बस इनकी अकल ठिकाने लाने के लिए घर से निकाल दिया था। कहते कहते शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। संजय और सुनीता भी अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। प्लीज़ माँ जी, आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सही कहते हैं, बेटियों
का शादी के बाद ससुराल ही अपना असली घर होता है, ये बात मुझे 2 दिन में ही पता चल गई है। तो सब लोग हंसने लगे। शारदा जी ने भी अपने दोनों बेटे बहू को माफ़ कर दिया। सुमित्रा जी मन ही मन सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ इनकी अकल ठिकाने आ गई। अगर शारदा ने इनको घर से ना निकाला होता शारदा जी ने, तो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी ना होता और पछतावा भी ना होता। मगर जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, शारदा जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ करके सही किया या नहीं किया या गलत किया, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।